नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न मेरे एक दोस्त ने मुझसे किया कि आपने अदालत में न्याय की हत्या होते हुए क्या देखी है? क्या कोई ऐसा केस देखा है जिसमें साफ दिख रहा है कि न्याय की हत्या हो गई और एक जो फरियादी व्यक्ति है उसको न्याय नहीं मिला? क्या आप ऐसे केस को मुझे बता सकते हैं? तो आज हम उस केस को ही वर्णन करेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जहां पर एक जो मुलजिम होता है, जो एक अभियुक्त होता है, वो बरी हो जाता है और जिसके साथ क्राइम हुआ है वह सिर्फ कोर्ट के चक्करों में अपना समय बर्बाद करके रह जाता है और उसे असल में न्याय कभी मिल ही नहीं पाता। मगर मैं आज एक ऐसे ही केस की घटना का वर्णन करूंगा। ये एक सच्चा केस है, 2008 में घटा था, मगर इस केस के जो मैं पात्र हैं वो मैं बदल रहा हूं और इस केस के बाकी जितनी जो घटना है वो बिल्कुल हकीकत है और सही है। देखिए, केस है 12 जुलाई 2008 का, जिसमें अभियुक्त दिनेश त्यागी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर मैं नाम बदल रहा हूँ। यहाँ पर एक 14 साल की लड़की जिसका नाम है नेहा चौहान। नेहा जो चौहान है वो उसका पहले मैं फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये एक उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से आते हैं, जिसका इटावा शहर नाम है, वहाँ से आते हैं और ये गाजियाबाद में इसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। माता का इसका देहांत पहले ही हो चुका था और यहाँ पर वह जब बाप बेटी जो यहाँ एक कमरे में यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, जो इसका भाई है नेहा का, वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, इसलिए वह गांव में ही रहता है और जड़ जमीन देखता है। बाप सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, बेटी बाप के लिए खाना पीना दे देती है और पढ़ाई कर रही है प्राइवेट स्कूल में। घटना है दोपहर 2:30 बजे की और ये दिनेश त्यागी नाम का एक व्यक्ति है जिसकी दुकान, मोबाइल की दुकान है, रिचार्ज कराने जाती है। अब दिनेश त्यागी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये 3 भाई हैं। तीन में से दिनेश त्यागी जो है वो बीच का भाई है और तीनों भाई एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं गांव के। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी अथाह प्रॉपर्टी है जिनका किराया काफ़ी ज़्यादा आता है इनके पास और काफ़ी लोग इनके किराएदार हैं जो बाहर से आकर इनके गांव में बसे हुए हैं। दिनेश त्यागी उस समय 2:30 बजे, घटना के समय 2:30 बजे अपनी मोबाइल की दुकान के अंदर शटर लगा दुकान में ड्रिंक कर रहा था। ये लड़की नेहा शर्मा, जिसकी उम्र 14 साल है, वह दुकान पर जाती है और उस दुकान पर जाकर अपने रिचार्ज करने के लिए मोबाइल देती है। लड़की को देखकर दिनेश त्यागी की नीयत फिसल जाती है और वह उसे जबरदस्ती अपनी दुकान के अंदर खींच लेता है और शटर नीचे डाल देता है और उसके साथ बलात्कार करना चालू करता है। दिन के समय की ये घटना थी, 2:30 बजे के करीब घटना थी। काफ़ी भीड़ लग जाती है मगर शटर अंदर से बंद रहता है और वह अपने जो मनसा थी वो पूरी कर लेता है और उसके साथ बलात्कार कर देता है। यहाँ बाहर से पब्लिक खुलवाने के लिए दबाव देती है और कई लोग हथौड़े वगैरह बजाते हैं, तो अब जाकर शटर टूटता है और जैसे ही बाहर निकलता है पब्लिक दिनेश त्यागी की पिटाई कर देती है। अब पब्लिक इतनी ज़्यादा थी इसलिए दिनेश त्यागी की पिटाई कर दी, नहीं तो अकेले में दिनेश त्यागी की पिटाई कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वह एक दबंग किस्म का व्यक्ति था। पिटाई कर देती है और पुलिस को वहाँ पर बुला लेती है। पुलिस तुरंत ही दिनेश त्यागी को कस्टडी में ले देती है और 376 की FIR काटकर उसके ऊपर मुकदमा कायम कर देती है। अब मैं इसमें फैक्ट देखते चलिएगा कि दिन की घटना है, पब्लिक ने देखा है और लड़की के साथ रेप किया है, लड़की खूनम खून है और उसके कपड़े भी सने हुए हैं खून से। बिल्कुल क्लियर कट केस है कि हाँ, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि 376 की घटना साफ हो गई है। पब्लिक ही जिसे कहते हैं, एक क्राइम होते हैं एक क्राइम जो घट जाते हैं और एक क्राइम होते हैं जिनमें डर नहीं होता करने वाले के अंदर। ये उस तरीके का क्राइम था। घटना होने के बाद लड़की का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि साफ हो जाती है। पुष्टि होने के बाद उस दिनेश त्यागी को
पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है। घटना के 15 से 20 दिन बाद दिनेश त्यागी का छोटा भाई टीटू त्यागी लड़की के घर जाता है और लड़की के बाप की लगभग 5-7 लड़कों को लेकर जाता है और लड़की और लड़की के बाप की बीच चौराहे पर पिटाई करता है। और बीच चौराहे पर सिर्फ इसलिए पिटाई करता है कि जिससे कि पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बन जाए। अब पिटाई करने के बाद उनके जो ये हौसले होते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। लड़की का बाप जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो एक एप्लीकेशन एसएसपी महोदय गाजियाबाद के यहाँ लगाता है, मगर एसएसपी महोदय एक जो उनकी रवैया होता है, जिस तरीके से वो हर केस को लेते हैं सेम वही लेते हैं, वो थाना इंचार्ज को वो एप्लीकेशन भेज देते हैं। वहाँ से कोई जांच नहीं होती है। लड़की और लड़की का बाप डर के माहौल में जी रहा होता है। फिर क्या होता है, 1 महीने बाद फिर पिटाई करता है टीटू त्यागी उस लड़की को, बीच रोड पर उसके बाप को, दोनों की पिटाई करता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि लड़की का जो बाप होता है वो किसी वकील के पास जाता है और वकील उसे कहता है कि एसीजेएम महोदय मतलब कि मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत करते हैं, वहाँ से कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। वह शिकायत एसीजेएम महोदय के पास लगाते हैं। एसीजेएम महोदय अपनी यूपी वाली परंपरा के तहत वो मजिस्ट्रेट से आती है एसएसपी महोदय और एसएसपी महोदय से आती है दरोगा के पास, मतलब कि वहाँ के थाने में आने के बाद वही चीज़ होती है, ना कोई किसी तरीके की उन्हें सिक्योरिटी मिलती है, ना किसी तरीके का किसी भी तरीके का भरोसा मिलता है कि उनके साथ मारपीट नहीं होगी। 1.5 महीने बाद फिर उनके साथ एक बार और मारपीट होती है, मतलब कि जिस दिन घटना हुई है उसके बाद लड़की और लड़की के बाप के साथ ये चौथी बार मारपीट हो रही होती है। इस बार मारपीट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और लड़की के बाप का सर फट जाता है और उसके खून निकल आते हैं। पुलिस को उसका मेडिकल कराना पड़ा और मेडिकल कराने के बाद पुलिस उस घटना को लेकर टीटू त्यागी के ऊपर एनसीआर काटता है, मतलब कि एफआईआर भी नहीं काटता है, सिर्फ एनसीआर काटता है और उन्हें एक धमकी दे देता है कि दोबारा इनके साथ मारपीट मत करना। जब ये मारपीट करी जा रही थी टीटू त्यागी के द्वारा, उस समय टीटू त्यागी कहता है कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो तुम दोनों बाप बेटी को हम जान से मार देंगे और एक्सीडेंट में भी मरवाकर इस केस को ही हम रफा दफा करवा देंगे। अब पब्लिक के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा बाप हो सकता है जो कि एक अपनी लड़की के लिए इतनी मजबूती से लड़ सकता है। चौहान जाति के थे दोनों बाप बेटी, तो इसलिए ठाकुर थे और कह सकते हैं ये हम कि इसलिए वे लड़े भी और लड़ते रहे और आखिर में आया समय लड़की की गवाही का। लड़की की गवाही का जब समय आया तो उस समय लड़की का जो बाप था उसे किडनैप कर लिया गया और लड़की को बता दिया गया कि अगर आपने गवाही खिलाफ दी तो आपके बाप को मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर लड़की का टूटना बनता भी है। वो लड़की टूट गई, उसका मोरल टूट गया और उस लड़की ने गवाही अपनी पलट दी। अब जब गवाही पलट दी तो केस में कुछ बचता नहीं है और केस में नहीं बचता है तो वह दिनेश त्यागी बाहर आ जाता है और दिनेश त्यागी बाहर आ जाता है। हालांकि उसके बाप को वह छोड़ देते हैं, मारते नहीं हैं। अब दोनों बाप बेटी गाजियाबाद को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी जान को खतरा है और वह आकर नोएडा में बस जाते हैं। नोएडा में जब बस जाते हैं तो यहाँ पर दिनेश त्यागी जो बाहर निकलता है जेल काटकर, वो एक अंदर से खुद में आक्रोशित होता है। वो सोचता है कि अब इस लड़की से बदला लेना है। जब तक ये लड़की के साथ घटना हुई थी ये 14 साल की थी, आज ये ट्रायल होते होते इस लड़की 17 साल की हो चुकी थी। अब जब 17 साल की लड़की हो चुकी थी और ये एक नोएडा के क्षेत्र में रह रहे थे, उस बीच लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। लड़की को किडनैप करने वाले 3 व्यक्ति होते हैं। लड़की का दिनेश त्यागी का बड़ा भाई विपुल त्यागी और लड़की और उस विपुल त्यागी की वाइफ संजना त्यागी।
अब यहाँ पर विपुल त्यागी, संजना त्यागी तीनों, अब संजना त्यागी उस लड़की के चलती वैन में कपड़े उतार देती है और दोनों भाई उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उस लड़की का काला मुंह करते हैं स्याही से, और स्याही से काला मुंह करने के बाद जो ग्रीन बेल्ट बनाई गई है नोएडा में, मतलब कि सड़क का किनारा बोल सकते हैं उसे, वहां पर रात के अंधेरे में फेंक देते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, जब सुबह पेट्रोलिंग करने वाली नोएडा पुलिस की वैन आती है तो उस लड़की को उठाकर उसको मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में रेप की पुष्टि होना लाजमी है क्योंकि वहां पर उसके साथ रेप हुआ था। कपड़े उसके जब्त कर लिए जाते हैं, ठीक है। लड़की का बयान भी तुरंत नोट कर लिया जाता है कि हाँ उसके साथ बलात्कार हुआ है, और बलात्कार करने वाले 3 व्यक्ति थे, विपुल त्यागी, दिनेश त्यागी और संजना त्यागी, उसकी भाभी दिनेश त्यागी की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन हुआ, इस लड़की की किस्मत देखिए, या इस सिस्टम की कह सकते हैं कि मजबूरी, सिस्टम ही खराब है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कंट्राडिक्शन हो रहा है कि ये केस गाजियाबाद कोर्ट में चलेगा या नोएडा कोर्ट में, क्योंकि ये लड़की पहले गाजियाबाद की थी, अब ये यहाँ पर हुई है। तो एंड में दोनों के एसएसपी के बीच में इस चीज की वार्ता होती है और डिसाइड होता है कि अब ये केस नोएडा कोर्ट में चलेगा। नोएडा कोर्ट में चलेगा, यहाँ पर नोएडा कोर्ट के सामने ये ट्रायल फेस करा जाएगा। इन लड़की जो 3 व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति आज़ाद घूम रहे थे घटना के 3 महीने तक। 3 महीने तक उनकी कोई भी पकड़ नहीं करी गई। लड़की आईसीयू में एडमिट थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि उसके साथ बहुत भारी तरीके से बलात्कार किया गया था। 10 दिन वह एडमिट रही हॉस्पिटल में। उसकी मेडिकल से लगा के सारी डॉक्टरी हुई, जिसमें पुष्टि हो रही थी साफ साफ कि बलात्कार हुआ है। मगर अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट यहां पर उस लड़की को दिखाने से पहले, हालांकि ये सीलबंद कर दी जाती है, उस दिनेश त्यागी के पास तक पहुंच गई कि हाँ, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो रही थी। अब पैसों का जोर कहें या पावर कहें, दिनेश त्यागी ने मेडिकल रिपोर्ट को ही बदल दिया। जिसमें बलात्कार की बात थी वो ही खत्म कर दी। सिर्फ ये कहा गया कि इसके प्राइवेट पार्टों में, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट पार्टों में सिर्फ चोट आई है, कोई बलात्कार नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट। तीसरी चीज, अब जब यहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी केस को लेकर, तो लड़की ने एक डीएम को पत्र लिखा और ये कहा कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है अपील करने के लिए, मुझे यहाँ से हाई कोर्ट से इसमें गाइडलाइंस चाहिए इस केस के लिए। तो यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने जब इसे केस को अपने अंडर में लिया, या कह सकते हैं इसके ऊपर फास्ट एक्शन की कार्रवाई करने के लिए सूचना मतलब आदेशित किया, तो ऐसे में उन तीनों की पकड़ करी गई। मतलब जो 3 व्यक्ति अभियुक्त थे, दिनेश त्यागी, विपुल त्यागी और संजना त्यागी, तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। 2.5 महीने बाद संजना त्यागी की महिला होने की वजह से उसकी जमानत हो गई। और ये जो लड़की के जो कपड़े थे, जिसमें एविडेंस काफी कुछ छुपा हुआ था, वो लड़की के कपड़े जिस महिला पुलिस ने, जिसका नाम रेखा चौधरी है, उस महिला पुलिस ने उन कपड़ों को ही गायब कर दिया। ठीक है, कपड़े गायब कर दिए, एविडेंस खत्म, मेडिकल में बिल्कुल खत्म कि उसके साथ रेप हुआ है। लड़की का रेप को पुष्टि करने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय उसकी दलीलों को लेकर। ठीक है, यहां पर अब जब संजना त्यागी की जमानत हो गई, तो इसके बाद भी उन दोनों की भी जमानत हुई। किस ग्राउंड पर, आप सुनकर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि उस दोनों की जो जमानत हुई थी वो इस ग्राउंड पे हुई कि लड़की ने एक मुकदमा पहले भी करा था, वो गाजियाबाद कोर्ट में चला था, और वो मुकदमे में दिनेश त्यागी बरी हुआ था और लड़की ने अपनी गवाही पलटी थी। फर्स्ट, ठीक है। दूसरा ग्राउंड ये था कि उन्होंने, जो संजना त्यागी है, जो कि दिनेश त्यागी की भाभी थी और विपुल त्यागी की पत्नी थी, उन्होंने संजना त्यागी को दोनों भाइयों की मां बना दिया। मतलब कि मां बना दिया कि संजना त्यागी दोनों की मां है, और कोई भी बेटा अपनी मां के सामने कोई ऐसा बलात्कार जैसा
कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। इसके बेस पर, इन 2 ग्राउंडों के बेस पर उन दोनों की भी जमानत हो गई। अब जमानत हो गई, यहाँ से ये समझ लीजिए केस का निर्णय ही हो गया। क्यों? क्योंकि रेप का पुष्टि है ही नहीं, रेप हुआ ही नहीं है, ऐसा कहना है उनका, कोर्ट का। अब लड़की के सामने, लड़की ने कोर्ट से कुछ सवाल किए, या कहें मीडिया में सवाल किए। उन सवालों को आप सुनेंगे तो आपका दिल फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा। इतने भारी सवाल थे जिनको मैं अब बताऊंगा कि उस लड़की की आप बीती और उस लड़की के जो सवाल थे, उस सवालों से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर न्याय की बहुत बड़ी हत्या हुई है। और उस लड़की के ने क्या मांगा कोर्ट से, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए, लड़की ने पूछा कि मेरा बलात्कार नहीं हुआ तो इतने दिन मैं अस्पताल में इलाज किस चीज का करा रही थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेरी इलाज की फाइल कहाँ है, ठीक है। तीसरा, एसआई जो जिसने मेरे कपड़े खो दिए, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ, नहीं हुआ। अगला, ऐसा करने पर जिस पुलिस अधिकारी ने अपनी सपुर्दगी में मेरे कपड़े रखे थे उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। मतलब उस एसआई जो लेडीज थी जिसके पास रेप करे हुए उसके कपड़े थे, वो रखे गए थे, वो उसने खो दिए, तो उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। नेक्स्ट, बिना मेरे कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट देखे जाने पर बलात्कार होना कैसे मान लिया गया। मतलब मेरे चेकअप किए बिना सिर्फ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर कैसे विश्वास किया गया कि बलात्कार मेरे साथ नहीं हुआ। नेक्स्ट, मेरे केस का निर्णय मुझे नीचे इंतजार करने को कहकर मेरी अनुपस्थिति में क्यों दिया गया। यदि जजमेंट सुनाना ही था तो मुझे नीचे जाकर इंतजार करने को क्यों कहा गया। नेक्स्ट, जजमेंट वाले दिन मेरा प्राइवेट वकील जीत नागर क्यों नहीं आया। यहां पर यह सवाल भी किया गया, ठीक है। जो सरकारी वकील था मेरे केस में कभी एक शब्द क्यों नहीं बोला। नेक्स्ट, क्या सरकारी वकील को मेरी मदद के लिए नहीं लाया गया था। ये सभी सवाल सुनिएगा जो कि एक एक सवाल बता रहा है कि यहां पर इस केस में न्याय की हत्या हुई है। नेक्स्ट, जजमेंट से कुछ दिन पहले मेरे वकील ने मुझे 10 लाख रुपए की ऑफर दी थी। मेरे मना करने पर उसने मुझसे ये कहा था कि ये 10 लाख रुपए देकर जज से भी फैसला कराया जा सकता है। समझ रहे हैं, ये सवाल मैंने खुद लिख लिए हैं जिससे कि मैं आपको एक एक सवाल में आपसे पूछ सकूं कि क्या इन सवालों में न्याय की हत्या हुई है या नहीं। सबसे अहम बात कि जिस चलती वैन में मेरा बलात्कार किया गया उस वैन का जिक्र अदालत में क्यों नहीं किया गया, जबकि एफआईआर में भी वैन का जिक्र है। वैन चलाने वाले ड्राइवर को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उसको हिरासत में लेने का आदेश क्यों नहीं हुआ। केस के जांच अधिकारी ने 3 महीने तक अभियुक्त को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, जबकि वह थाने के आसपास ही घूमते रहते थे। एक महत्वपूर्ण बात, जो विराट त्यागी की जब हाईकोर्ट ने जमानत कराई तो जानबूझकर बेल एप्लीकेशन में यह लिखकर जमानत कराई कि संजना त्यागी मां है, उसके 2 जवान बेटे मुकेश और दिनेश हैं। मां ने विराट और दिनेश है, मां के सामने जवान बेटा बलात्कार नहीं कर सकता, जबकि वह विराट त्यागी की पत्नी और दिनेश त्यागी की भाभी है। इस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिखित में जो गुमराह किया गया उस पर कोई जांच क्यों नहीं की गई। अब मुझे बताएं, अब मैं क्या करूं, इन बातों का जवाब किससे मांगूं, क्योंकि मेरे पास खाने को तो रोटी है नहीं। क्या मैं हाई कोर्ट में अपील लड़ सकती हूं? क्या मुझे कोई वकील मिल सकता है? क्या हमारे देश समाज में लड़कियों का ये हाल होगा? और साथ में क्या सिर्फ इस केस का परिणाम यही था? क्या मेरा मर जाना
ज़्यादा सही है इस केस को लड़ने से। तो आपको इस केस के फैक्ट से पता चला होगा कि कैसे इस केस में न्याय की गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, समझाने में अगर कोई आपको गलती हुई लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।